शाहराहों को सेव करना, घरों को, मोहल्लों को सेव करना, ये गवर्नमेंट का काम है। और अगर इस किस्म का वाकया होता है तो उन लोगों को गिरफ्तार करना और उनको निशाना इबरत बनाना, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और यही इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और चीफ मिनिस्टर साहब की भी। क्राइम हुआ है, हम इसको एडमिट करते हैं, हमने डिफ्यूज तो नहीं किया कि नहीं हुआ, शक है। अब मैंने ये मैसेज क्यों दिया, ये हमारा मुआशरा है, एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने उससे पहलू तय नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। ये सीसीपीओ को आप सुन रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भूल ही गया क्योंकि मैं प्रोग्राम कैसे शुरू करता हूं, क्योंकि आज हालात ही ऐसे हैं और हर आदमी दिल गिरफ्तार है। ये सीसीपीओ जो आप सुन रहे थे, ये पहले क्या कह रहा था, जब कह रहा था, मैं कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि कह रहा था, कह रहे थे कि अब गुंजाइश खत्म हो गई है। मैं सीसीपीओ हूँ इस शहर का और दिन को मेरी ड्यूटी है, रात को मैं सीसीपीओ नहीं होता। लिहाजा रात को कोई औरत बाहर ना निकले और अगर कोई निकले तो वो अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद उठाए। मैं सीसीपीओ हूँ जीटी रोड का। मोटरवे पे जाने वाली हर औरत जो है वो किसी दरिंदे का निशाना बन सकती है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, वो मोटरवे पे जाए। और हर औरत को मैं ये नसीहत कर रहा हूँ कि आइंदा जब भी वो निकले तो वो अपना पेट्रोल अच्छी तरह चेक कर ले, क्योंकि अगर गाड़ी रुक गई और किसी दरिंदे ने देख लिया या उसको पकड़ लिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्या बेशर्मी है। और इसी हरकत की वजह से, इसी तरह के घटिया सवालात और इल्ज़ामात की वजह से और पुलिस के इसी रवैये की वजह से हमारी बहुत सारी खवातीन जिनके साथ ज्यादती या जुल्म होता है वो पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करने जाती। इसी तरह के घिनौने सवालात से डरने के लिए कि वो हमसे ये भी पूछेंगे, वो हमसे ये भी पूछेंगे, फिर वो हमें ये भी कहेंगे, तो जो इज्जत रह गई है उसको बचाओ और अपने घर में महफूज रहो। ये रवैया है टिपिकल पुलिस वाले का। एक कांस्टेबल की मेंटालिटी की बात की है सीसीपीओ लाहौर ने, और उसकी तर्जुमानी कौन कर रहा है? वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर साहब। उन्होंने तर्जुमानी की अभी कि सीसीपीओ का मतलब यह नहीं था कि किसी का दिल आजारी करें, बल्कि उनका क्या मतलब था, अब वो वजीर आजम के मुशीर बताएंगे कि सीसीपीओ का मतलब क्या था। और वजीर आजम के मुशीर को लाहौर में प्रोटोकॉल देने के लिए मौजूद होंगे सीसीपीओ लाहौर। ये क्या चल रहा है? ये किस तरीके से चल रहा है? और ये किस तरह के स्टेटमेंट है जो दिए जा रहे हैं? एक खातून के साथ ज्यादती हुई है, देखें ये बात उसको सोसाइटी कह सकती है, उसके अपने घर वाले कह सकते हैं कि आपको एहतियात करनी चाहिए, खवातीन को ज़्यादा रात को ना निकलें, कोई मजबूरी ना हो तो ना निकलें, किसी मर्द का साथ आपके साथ ज़रूरी होना चाहिए। ये बातें घर वाले कह सकते हैं, लेकिन किसी शहर का सीसीपीओ जिसके लिए उस शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अहम चीज़ है, वो नहीं कह सकता। वो जवाब दे इस बात का कि वहाँ पे ये ज्यादती क्यों हुई, वो जवाब दे इस बात का कि पुलिस उस वक्त कहाँ सो रही थी, कि एक सुनसान रोड जिसको वो खुद खतरनाक समझता है, वो ये कह रहा है कि ये रोड इस्तेमाल ना करें इसलिए कि वो रोड खतरनाक है। भाई खतरनाक है तो वहाँ पुलिस लगाओ। और दूसरी बात ये है कि इस रोड का इफ्तिताह क्यों किया था अगर ये ठीक नहीं है, महफूज नहीं है, तो वहाँ पर तो बड़े ढोल धमाके लेके इसका इफ्तिताह कर दिया था। और 40 रुपए का टूल टैक्स भी ले लेते हो जब कोई यहाँ से गुजरता है, तो वो पैसे क्यों लेते हो, वो टैक्स क्यों लेते हो अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो? बहुत ही भोंडा और बहुत ही बकवास किस्म का मौक़िफ़ था पंजाब पुलिस का, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें आरिफ नवीद भट्टी साहब को बात सख्त हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा नरम अल्फाज नहीं थे आज बोलने के लिए। आरिफ नवीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हफीज़ुल्लाह नियादी साहब सीनियर तजियाकार हैं, आप भी किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं, और पुलिस रिफॉर्म का जितना टेक्निकली रोना मज़हर अब्बास साहब ने रोया शायद कोई भी ना रोया हो। मैं आपसे शुरू कर देता हूँ भट्टी साहब। सर ये क्या है सर, और ये कौन सी पुलिसिंग है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान लोगों से सुना था, किताबों में लिखा था पुलिस आवाम की मुहाफिज है। अब ऐसा लग रहा नहीं, पुलिस डाकू, चोरों और रेप करने वालों को डिफेंड करने के लिए है, कुछ सारी नहीं। यकीनन ये मोहतरम जो सीसीपीओ साहब हैं, इनकी एक पूरी हिस्ट्री है। ये गुफ्तगू इन्होंने पहले नहीं की। अभी जो साहब इनकी तर्जमानी कर रहे थे, ये एक स्क्रिप्ट के तहत सारा कुछ हुआ है। सीसीपीओ को साहब लगाया गया, उनको कहा गया मुस्लिम लीग नून को तोड़ें, बल्दियाती इलेक्शन जिताएं। ये सवाल हुए, वरना ये ऑन ओथ कह दें कि नहीं है तो मैं माजरत करूँगा। फिर एक प्लानिंग की गई, अगर ये सीसीपीओ लगा रहा, ऊपर आईजी शुएब दस्तगीर का मैं को बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, तो ये लूट मार हो नहीं सकेगी जो हम कराना चाह रहे हैं। शुएब दस्तगीर को तब्दील कराने के लिए सीसीपीओ समेत 5 लोगों की मीटिंग हुई।
उसके बाद लाहौर पुलिस का इजलास बनाया गया, उसमें नाजेबा अल्फाज का वो इस्तेमाल किया गया जो 1% भी नहीं मैं कह सकता, गलीज अल्फाज, जिसमें लाहौर के DIG साहबान और SP साहबान वो सुन रहे हैं बैठ के, वो सुन रहे हैं और IG के बारे में CCPO और गलीज लफ्स, मैं वो लफ्स नहीं कहूंगा। एक तो कहा ना कि मैं IG को मानता नहीं, मुझे PM ने लगवाया, इसकी क्या, ये बड़े रीजनेबल अल्फाज है, जो गालियां वो मैं नहीं दे सकता। जिस दिन कॉर्डन ऑफ करने गए, ये स्क्रिप्ट इन्हें एडवाइजर साहब एक ने दिया है, ये अचानक नहीं सब कुछ हुआ। मैं पहले दिन हम समझते रहे कि ये इत्फाकन जो से खिताबत में बहुत गुफ्तगू हो रही है, वो तो कल रात इनका शरीक जुर्म मेरे पास तशरीफ लाया। एक IG को कॉर्डर ऑफ करे, बाहर निकले तो बाहर एक कांस्टेबल होते हैं अर्दली, मदर सब जानते हैं, उधर इन्होंने इतने वाहियात इशारे करके कहा, ओए ਤੁਹਾਡੇ IG ने नहीं मैनू लाया, मैनू उत्ते PM ने लाया, तो मैं जो मर्जी करा। वो इशारे किए, मैंने 3 अफसरों को कहा मुझे CC फुटेज दे दें यार, इसकी CC फुटेज है। तो ये तो एक स्क्रिप्ट था। एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि IG ऑफिस से जब ये CCPO निकले तो इन्होंने कांस्टेबल के सामने हाथों से गंदे इशारे करके नाज़ेबा जुमले दिए कि, और वो CCTV फुटेज इस बात की गवाह है, वो CC फुटेज है। तो उन्होंने कहा मुझे इस IG ने नहीं लगाया, यदि ये वो करके मुझे उसने लगाया PM ने, तो ये मेरा जो करना है कर ले। इससे भी गलीज लफ्ज। तो फिर IG ने तो रिएक्ट करना था। नहीं, IG को रिएक्ट कराया गया क्योंकि इन्होंने इनाम गनी को, ये स्क्रिप्ट ये था कि उमर शेख साहब को CCPO लाहौर लगवाया जाएगा, हालात ऐसे बदतमीज किए जाएंगे कि IG छोड़ के चले जाएगा, इनाम गनी फौरी तौर पे आ जाएंगे। इनाम गनी आजम खान साहब के गांव के हैं। एक इनकी रिपोर्ट है इनके बारे में 400 सफ़े की, 2 दफ़ा ये सुपरसीड हुए हैं, ये प्रमोट नहीं हो सके। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी ये IG लगे, कमजोर, लेकिन इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा था इनाम गनी का। हाँ, इनकी शुएब, कैप्टन शुएब है, वो इस हुकूमत ने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो रिजाइन दे गए। वो एक अच्छी शोहरत के हामिल है, बदकिस्मती है क्योंकि अच्छी शोहरत के हामिल तो गाली है ना आजकल, तो लिहाजा स्क्रिप्ट के मुताबिक इनकी शोहरत पे भी IB का एक लेटर है, वो भी साथ साथ दिखाते हैं, लेटर है। और उसके बाद इन साहब की ये अल्फाज मैं पढ़ूंगा नहीं, और जो इनको प्रमोट नहीं किया गया वो भी है। उसके बाद ये इन्होंने बस छोड़ दे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक तस्वीर मेरे पास है, अगर मदर अब्बास साहब ने जज्बात किया तो उमर शेख साहब की वो तस्वीर लोगों को दिखाऊंगा कि पुलिस का ये फर्ज है, अल्लाह बरहम। नहीं, वो तस्वीर आप मदर अब्बास साहब को व्हाट्सएप कर दें, दिखाइएगा ना, ब्लर करके दिखाएंगे। वैसे तो हम पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अखलाकियात का तकाजा है। मतलब भाई ये कैसी पुलिसिंग हो रही है, और पुलिस को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना PM पीपल्स पार्टी का ये वतीरा था। हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब रिफॉर्म्स आएंगी। ये कैसी रिफॉर्म्स हैं? यानी वो ये कह रहा है कि जो औरत ज्यादती का निशाना बनी है उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी जो उसने पूरी नहीं की। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर? इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब इमरान ये निकाला जाए कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। इसका मुख्तसर तो जवाब यही है। अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं TV टिकर्स देख रहा था कि कराची में जिना अस्पताल से एक 10 साला बच्ची को धाबे जी ले जाके रेप किया गया, और वो बच्ची वहाँ से बड़ी मुश्किल से फ़रार होकर अपने घर पहुँची है। जिस तरह अभी आरिफ कह रहे थे, देखिए कैप्टन शोएब की बात कह रहे थे, कैप्टन शोएब अब UN में काम कर रहे हैं जाके, और उन्होंने वो पूरी FIA की इंक्वायरी की थी, और उसके बाद उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। जिनकी इंक्वायरी की, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, उनकी प्रमोशन हो गई। हाँ। ये आपके पूरे सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई है। पंजाब में आज भी पुलिस ऑर्डर 2002 इन प्लेस है, लेकिन नून लीग के पीरियड में भी और इस पीरियड में भी जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है पब्लिक सेफ्टी कमीशन, वो ना नून लीग ने बनाया और ना PTI ने 2 साल में बनाया। वो अब तक पुलिस रिफॉर्म में 2 दिन पहले जिस दिन ये शोएब दस्तगीर साहब का ट्रांसफ़र हुआ, मैं अफजल शिगरी साहब से बात कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ऑर्डर 2002 में भी और AD ख्वाजा केस में भी कोर्ट की रूलिंग है कि आप टेन्योर पोस्टिंग को में अगर किसी IG को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको सॉलिड रीजंस देने पड़ेंगे, जिसके खिलाफ वो IG अपील भी कर सकता है। तो आपके यहाँ चूंकि पब्लिक सेफ्टी कमीशन मौजूद ही नहीं है,
और इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। देखिए नासिर दुर्रानी साहब ने क्यों काम किया, एक तो जनरली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो बेहतर रही है, लेकिन नासिर दुर्रानी साहब को जब अपॉइंट किया गया था तो उन्होंने क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि जी CCPO तक मैं अपॉइंट करूंगा, अगर आप इन बातों को समझते हैं तो आप मुझे कर लें, वरना आप किसी को भी ले आए, चीजें बेहतर हो जाएंगी अपने तई। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी, मेरे काम में बिल्कुल इंटरफेयर, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको बिल्कुल अश्योर किया। लेकिन वो सिस्टम, वही पुलिस ऑर्डर जब पंजाब में लागू है तो आप क्यों नहीं पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाते? आज अगर पब्लिक सेफ्टी कमीशन होता तो इस CCPO को सस्पेंड करके डायरेक्टली, और देखिए ये दूसरी मर्तबा माजरत की है उन्होंने अपने लहजे के हवाले से। इन्होंने इनाम गनी, शेब दस्तगीर के इसका मतलब है कि उनका एटीट्यूड है ये। और इसमें सबसे अफसोसनाक जो चीज़ है वो शहजाद अकबर साहब का रोल है। आप रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करने पहुंचे हैं आप उमर शेख को। कितना क्रिमिनल एक्ट है मोटरवे पुलिस का कि एक औरत मुश्किल में फंस गई है, वो कॉल करती है अपने भाई को, उसका भाई मोटरवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है, वो बताता है कि इस जगह वो प्रॉब्लम में है, और आप जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे उसकी मदद को पहुंचे इररिस्पेक्टिव। अगर आप फर्ज करें जुरिस्डिक्शन क्रॉस करते तो क्या होता? यही तो होता है कि मतलब भाई एक सेकंड, इसमें एक और सवाल है ना, रियासत से कांटेक्ट उनका हो गया, अब रियासत का एक इदारा जाने, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 इदारे हैं, अब रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस खातून तक किसको पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। ये तो अब रियासत के जिम्मे है ना, रियासत तक बात तो पहुंच गई कि एक औरत बेयारो मददगार वहां खड़ी। इमरान, ये दूसरा वाकया है, साहिवाल में बच्चों के सामने मारा गया था ना, क्या हुआ साहिवाल के वाकये का? इससे ज्यादा ब्लेटेंट किलिंग क्या हो सकती है कि आप फैमिली को निकाल के, फैमिली देख रही है उनके सामने मार रहे हैं, यही बच्चे, छोटे बच्चे देख रहे हैं उनके सामने उनकी वालिदा को रेप किया जा रहा है। ये आपकी कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसका नोटिस लेने की प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चीफ मिनिस्टर को पास करने चाहिए थे कि इमीडिएटली सस्पेंड द CCPO, इमीडिएटली सस्पेंड द मोटरवे पुलिस, जिन्होंने इनकार किया और उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन होगा कुछ नहीं। अगर मुल्जिम पकड़े भी दिए जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, तो अदालतों से छूट जाएंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन आपकी इस तरह है, सेक्शन को इधर उधर कर देंगे। उस औरत से जाके जिस तरह बयान लिया जाता है, हमें पता है कि विक्टिम से, इस तरह के विक्टिम से पुलिस किस तरह जाके बयान लेती है। ऐसा लगता है कि उसका दोबारा रेप हो रहा है। इस तरीके से सवालात किए जाते हैं। मैंने अदालतों की रिपोर्टिंग देखी है कि किस तरीके से उस औरतों के साथ, इस तरह की विक्टिम्स के साथ सवालात किए जाते हैं। एक औरत ने मेरे सामने कहा कि खुदा के लिए मुझे माफ करें, क्योंकि मैं तो भरी अदालत में मेरा रेप हो रहा है। इस तरह की सूरत हाल रही है इस माशरे में। हमारा क्रिमिनलाइज माशरा है, क्रिमिनलाइज पुलिस है, हमारा जुडिशल सिस्टम इंतहाई फॉल्टी है, और ये जो स्टेटस को तब्दील करने आए थे, इन्होंने स्टेटस को मजीद ताकतवर बना दिया है। जी मजहर भाई एक सेकंड, मैं हफीजुल्ला न्याई साहब, मजहर भाई ने जो बात की है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था फौरन सैक करते, सस्पेंड करते, नौकरी से हटाते CCPO को और उन पुलिस वालों को जिन तक राब्ता हुआ था, मोटरवे पुलिस वालों को। सर इस CCPO को लाने के लिए तो IG फारिग किया है, इसको कैसे प्राइम मिनिस्टर, यानी अब आपके पॉलिटिकल क्लैशेस जब आपकी गवर्नेंस के साथ वो क्लैश कर जाएं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट और आपकी गवर्नेंस ये दोनों क्लैश कर जाएं, वहां पता चलता है कि लीडर कैसा है। आपके ख्याल में खरा नहीं उतर रहा लीडर इस बात पे? खान साहब, यकीन जानो कि मेरा तो दिमाग माऊफ है। मेरा क्या, जितने दोस्तों के पास बैठा हुआ, बड़े सीनियर हमारे लोग जो हमारे उस्ताद हैं मीडिया के अंदर, जो वैसे हमारे लिए बहुत एक आइकॉन्स हैं, मैंने इतना उनको पजमुदा, इतना कबीदा खाते नहीं देखा। मुझे यकीन आना, पता नहीं क्या मेरा वहम है, हो सकता है कि उम्र के तकाजे हैं। मैं 18 साल का था जब 1971 का साल मैंने देखा है, और वो मुझे जब भी ये पिछले कई सालों से वो साल मेरे आगे घूम जाता है।
और कई वाकयात ऐसे हैं कि इसी तरह की सिमिलैरिटीज हो रही हैं। इसी तरीके से ऊपर से सब अच्छा की रिपोर्ट थी। देखिए, ये इतना दिल खराश वाकया, ऐसा खून चका, होश हवास उड़ाने वाला, समझ नहीं आती कि ये इस मुल्क में हुआ क्या है। क्या इतनी ऐसी दरिंदगी ये हो सकती है? क्या इस मुमलिकत के अंदर कमजोर जो शख्स है, मतलब वो बेचारी खातून कमजोर, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो जैसे मदर साहब ने कहा, जो जिस तरीके से हमने उसको प्लेस किया हुआ है, फिर वो अकेली रह के मजीद कमजोर हो गई। तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरनवाला थी और उसको इसी तरीके से हड़प कर लिया गया। पता नहीं इसने हम लोगों को ज़हनी खिलजान में मुब्तला कर दिया है, नफ्सियाती खलकशार में पड़े हुए हैं। उस पर क्या बीतेगी, उसकी घर वालों पे क्या बीतेगी, वहां क्या चीज क्या जन्म लेगी, क्या कैफियत होगी। मैं तो सोच के ये आपके प्रोग्राम के अंदर आने की शायद एक ही वजह थी, वरना यकीन जानो वाकई में बात करने को दिल नहीं करता कि चलो थोड़ा सा बैठ के आपके साथ बैठ के आहुजारियां कर लेंगे, वेंट आउट कर लेंगे। कुछ आज लोगों की बातें सुन के भट्टी साहब की, मदर साहब की, शायद हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा जो है दिलजोई हो जाए। ये क्या करना चाहते हैं? ये CCPA जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, आप अभी इनकी खुद एक रिपोर्ट टीवी के ऊपर रन कर रहे हैं। ये IB की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को ये वो वजीर आजम साहब हैं जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले कह के गए कि मुझे बुज़दार साहब के बारे में IB ने रिपोर्ट दी है, क्यों दयानतदार आदमी है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने मान लिया। और जब ये IB की रिपोर्ट आपके सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियली करप्ट, मेरिट पे कहते हैं नालायक है, जिस पोस्टिंग पर आया है, आज ही हमें हमारे मियां वाली के सनाउल्लाह न्याजी सेशन जो रिटायर्ड है उन्होंने पोस्ट की है और मुझे डायरेक्ट पोस्ट मिली है जिसमें कहा कि उसका ये DPO फैसलाबाद होने के नाते से वहां का मफरूर है। हाँ, अभी फाइल पड़ी है। ये मुझे भट्टी साहब भी बता रहे थे, ये वारंट निकाले, ये बात अभी मुझे भट्टी साहब भी बता रहे थे। जब मैंने वारंट निकाले, अच्छा कहते जब वारंट निकाले इसे तबादला करा लिया। अभी DG खान में ये RPO था, वहां से क्यों तबादला हुआ? 6 महीने नहीं लगा। वजीर आला का अपना हल्का, अपना जिला कि जी वहां ईरानियन पेट्रोल जो है उस पर पाया गया और उसकी वो ख्वाजा का गवाह डड्डू जिस बंदे ने लगवाया है, जिसके ऊपर पहले कह रहे थे कि उस बंदे ने आपने एक डिसिप्लिन आर्मी फौज का किया क्या है? चलो भाई, आप एक डिसिप्लिन को कायम करने के लिए IG को रखते और वो IG जिसने थोड़े सा को मसल दिखाए हैं उस IG को आपने तब्दील कर दिया है। आप मेरिट की बातें करते हैं, मेरिट देख ले शख्स का कि जिसको आपने खुद 4 IGs को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये बंदा बैठे अपने IGs को 4 IGs को ललकार रहे बैठ के, कहते हैं ओके मुझे नहीं आपने किया, आप होते कौन है? मोरल है उनका ये लहजा था। इस लहजे में मैं अब्दुल्ला नईम साहब एक चीज है कि सानिया हुआ एक, और उसके ऊपर एक और सानिया हुआ कि जिस किस्म का स्टेटमेंट दिया गया CCPO की जानिब से, और ये दूसरी चीज़ हमें ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही है कि हमारे ऊपर निगरानी करने के लिए या हमारी हिफाजत करने के लिए वो आदमी बैठा है जिसकी हमदर्दी शायद विक्टिम के साथ नहीं है। वो इस तरह का रवैया रख रहा है कि जैसे मुल्ज़िम की गलती नहीं थी बल्कि जो मुद्दई है उसकी गलती थी। अब मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। एक और एंगल है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, अब ये CCPO के साथ ये गवर्नमेंट चल पाएगी? यानी इतना बड़ा इल्ज़ाम, उसके बाद इतनी खौफनाक रिपोर्टें, करप्शन की पूरी एक दास्तान, IB जो इमरान खान साहब का फेवरेट इदारा है उसकी अलग रिपोर्टें, और फिर इस तरह का मुंह फट किस्म का रवैया, इसके साथ ये हुकूमत गुजारा कर पाएगी आपके ख्याल? देखें, हुकूमत लाई शायद इसीलिए वो काम कर रहा है। आप एडवाइजर शहजाद अकबर हुकूमत लाई हमें गालियां पड़ो। एक शहजाद अकबर साहब जिस तरह उसके तर्जमान बने हुए थे, ये उन्हें जेब देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक मुझे एक फुटेज दिखाएं कि जब कोई एडवाइजर आया और CCPO उसे लेने गया हो।
कोई एक दिखाए ना। मैंने भी तो इसी शहर में जिंदगी की है ना। देखिए एडवाइजर का सीसीपी को कोई ताल्लुक नहीं है, वो अगर वज़ीर आज़म आए तो वो जा सकते हैं। ने ही उनको तैनात किया है। मैं आपको खबर दे दूं, मरियम साहिबा को अगर निकलती है कोई जलसा जुलूस, कोई बड़ा मिसहैप होगा और कराया जाएगा, इसके लिए उनको लाया गया। एक मकसद है, साफ नजर आ रहा है आईजी को साजिश के साथ आउट किया गया है। अभी मदरसा बता नहीं रहे, वो कैप्टन शुएब की बदकिस्मती है, वो ऑनेस्ट था, करप्ट नहीं था। उसने मुल्तान में एक एमएनए पे पर्चा दे दिया था, नून लीग के दौर में, नून लीग के एमएनए पे। उसने इनके खिलाफ इंक्वायरी की इनाम गनी के पास। इनाम गनी को इमरान खान साहब और आदम खान साहब लाहौर आईजी लगाना चाह रहे थे। शुएब दस्तगीर को नए नए लाए थे, अपनी बड़ी तारीफें की थी, एक स्क्रिप्ट ऐसे अच्छे अंदाज में लिखा और अब उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। 2-4 लोगों को टारगेट क्या है? बल्दियाती इलेक्शन और 3-4 बंदे तोड़ना, जो कि मेरे ख्याल है नहीं हो सकेगा ये कामयाब, लेकिन टारगेट यही है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। तो मदर भाई फिर तो ये जिसको हम कहते थे कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट इदारों में, और दूसरी एक और चीज़ है, खान साहब का ये मौक़िफ़ था शहबाज शरीफ के बारे में कि काम करने की बात नहीं है, वो करप्ट है, वो करप्ट है, और करप्ट आदमी जितना मर्जी काम करे वो करप्ट है, वो नुकसानदेह है। अब अगर वो इस नज़रिए के तहत शेख मोहम्मद उमर को लाए हैं सीसीपीओ के, जनाब ये बंदा काम करेगा और काम बहुत अच्छा करता है, तो सर वो करप्ट है। अब मतलब कि अगर आपने इसको सपोर्ट करना है तो फिर आप शहबाज शरीफ को भी सपोर्ट करें, फिर आप आसिफ अली जरदारी को भी सपोर्ट करें, फिर आप हर उस आदमी को सपोर्ट करें जिसने करप्शन की हुई है। देखिए इमरान, मैं आपको एक वाकया सुना दूं। 95 में जब कराची पुलिस को ऑपरेशन करने को कहा गया, और उसमें आपको पता है उस ऑपरेशन में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बहुत सी हुई थी। उस वक्त अफजल शिगरी साहब आईजी सिंध थे। जब ये मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थी, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, तो अफजल शिगरी साहब ने कहा, और ये जवाब पेश किया गया कि चूंकि जी आप दहशतगर्दों को अदालतों में साबित नहीं कर सकते, इसलिए इनको इस तरीके से फारिग किया जाए। अफजल शिगरी साहब ने एक बात की थी उस वक्त उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अभी तो शायद किसी अच्छी नीयत से कोई चीज़ कर रहे हों, आपका ख्याल हो कि दहशतगर्दों को मार देंगे, लेकिन जिस दिन आपने पुलिस को ये हथियार दे दिया, उस दिन याद रखें कि इसकी रोकथाम आप कर नहीं पाएंगे बाद में। उसके बावजूद भी जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने सिर्फ एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, और अफजल शिगरी साहब ने अपना ट्रांसफ़र वहाँ से करवा लिया। ये जो पोस्टिंग लाई गई है, देखिए किसी गवर्नमेंट की इससे ज़्यादा खराब गवर्नेंस की मिसाल और क्या हो सकती है कि यार कहीं 5 आईजीज और 4 चीफ सेक्रेटरीज की तब्दीली का क्या मतलब है? यानी चीफ सेक्रेटरी डिफेक्टो गवर्नमेंट होता है, वो गवर्नमेंट चलाता है, चीफ मिनिस्टर तो ऑर्डर करता है ना, बेसिक गवर्नमेंट तो चीफ सेक्रेटरी चलाता है। तो अगर 4 चीफ सेक्रेटरी आपने तब्दील किए तो गवर्नमेंट आप नहीं चला पा रहे। अगर आपने 5 आईजी तब्दील किए तो आप पुलिस नहीं चला पा रहे। तो इससे ज़्यादा ख़राब गवर्नेंस की मिसाल आपको मिल नहीं सकती। और ये जो अक्सर इनके वजीर बैठ के कहते हैं ना कि जी देखिए वो शहबाज गिल साहब को सुन लें, देखिए हमारी वो नहीं है कि हमने एक आईजी को ला के बैठा दिया। भाई पुलिस रूल्स पढ़ लो कि टेन्योर पोस्टिंग्स का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। टेन्योर पोस्टिंग आप किसी आईजी को पिक करते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं, फिर उसको एक टाइम देते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर पा रहे, चीफ सेक्रेटरी काम नहीं कर पा रहे, आईजी काम नहीं कर पा रहे, सेक्रेटरीज काम नहीं कर पा रहे, तो आपकी गवर्नमेंट चल कहाँ रही है? तो अगर आपकी सबसे बड़े सूबे में गवर्नमेंट नहीं चल रही तो ये सवाल जो है कि जब आप टीम परफॉर्म नहीं करे तो फिर जिम्मेदारी कप्तान की होती है, कप्तान फिर जिम्मेदार होता है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है। ये नहीं कि हर मर्तबा एक नए आईजी को लाके एक बयान दे दिया जाता है कि जी इससे बेहतर टीम आप नहीं दे सकते, और 2 महीने बाद उसको तब्दील कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को संजीदगी से अपनी पूरी गवर्नेंस को देखना पड़ेगा। ये कोलैप्स ऑफ द सिस्टम है, ये कोलैप्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट इन पंजाब है कि आपका जो अभी सीसीपीओ आया है वो कह रहा है कि जी औरत ने गैर जिम्मेदारी, यही कहने का मतलब है कहानी, यानी उसको कहानी कह रहे हैं कि ये जो एक कहानी है
एक वाकया हुआ जिसे कहानी कहा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? वो एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, ये मैं देखें मैं को कवर करता रहा हूं बतौर क्राइम रिपोर्टर। ये माइंडसेट है पुलिस वाले का, और ये बड़ा ही घटिया, फरसूदा, पुराना, घिसा पटा और आलूदा किस्म का जो है वो माइंडसेट है। तो वो अभी तक लाहौर के सीसीपीओ के दिमाग में तो है कम से कम। अब जो टारगेट है लोकल बॉडीज का इलेक्शन, हफीजुल्लाह न्याई साहब सारे अपनी अपनी असेसमेंट करके बैठे हुए हैं, और हर हुकूमत ने माजी में पुलिस को इस्तेमाल किया अपने इस किस्म के फ़ायदों के लिए। तो आपको लगता है कि इस मरतबा फिर पुलिस इस्तेमाल होगी और उसका कोई फ़ायदा भी होगा? इमरान साहब, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, ये कोई कमों पे 1990 की बात है। मैं जद्दा में होता था उस ज़माने में, और जाम साहब जो है बेनज़ीर की हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया था, और जाम सादिक साहब को शायद निगरान वज़ीर आला सिंध लगाया गया था, और इलेक्शन हो रहे थे जी। उन्होंने आते ही एक बड़ा ही मेरिट पे और काबिल फ़ख्र पुलिस अफसर असद जहांगीर खान, वो शायद वो DIG कराची थे, उनको सस्पेंड कर दिया, खुदाई लगा दी। और एक थे बेग साहब थे, मदरसा उनका नाम पूरा मुझे भूल रहा है, वो शायद वो चीफ सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। वो बहुत ही पाकिस्तान के नामी ग्रामी अफसरों में से थे। जाम साहब ने उनको भी खुदाई लगा दिया। ये जाम साहब की अपनी जुबानी मैंने सुना है डिनर के ऊपर जद्दा के अंदर वो आके, और ये बता रहे थे हम सबको। तो वो फरमा रहे थे कि जी गुलाम इसाक खान साहब ने टेलीफोन किया, क्योंकि वो खुद ब्यूरोक्रेट तो ब्यूरोक्रेसी को जानते थे। उन्होंने कहा जाम साहब आपने ये क्या किया? ये बेग साहब और असद जहांगीर खान, इससे ज़्यादा तो अपराइट और ज़बरदस्त लायक ऑफिसर हमारे पास नहीं थे, आपने इन्हीं को फारिग कर दिया। तो जाम साहब ने कहा, मैंने सदर साहब से कहा कि सदर साहब, उधर आप कहते हैं कि बेनज़ीर को हराना है, उधर आप कहते हैं कि अपराइट अफसर, मुझे अपराइट अफसर ही तो नहीं चाहिए। अगर मैं उनको ले आऊंगा तो फिर बेनज़ीर को मैं कैसे हराऊंगा? तो बात यह है कि वो फिर ये काम भी हो गया कि बेनज़ीर हारी भी सही जैसे तैसे। अब देखें जी पाकिस्तान का तमाशा लगा हुआ है। मेरा सानिया थोड़ा फर्क है। इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का जो नाम है, ये मेरे लिए इसमें बड़ी सैंक्टिटी है। ये ख्वाब मटेरियलाइज नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ मैं जिंदगी गुजार चुका हूं। मुझे जिंदगी के अंदर सारे साने देख चुका हूं। इस पाकिस्तान को मैंने बद से बदतरीन और बदतरीन से बदतरीन और इसका अबतर तरीन हालत में इस मुल्क को तो मैंने पहुंचे हुए देखा है। अखलाकी तौर पर बांझ हो गई है। इससे ज्यादा इखलाक बाख्तगी मैंने हर क्लास में नहीं देखी। वहां पे आपने रियासत मदीना, जहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल कि फरात के किनारे कोई कुत्ता जो है वो अगर प्यासा मरता है या भूखा मरता है तो मैं जिम्मेदार हूं क़यामत के दिन। यानी कि अल्लाह मियां ने मुझे हिसाब लेना है। कहते हैं कि उमर के इक़्तिदार के अंदर एक औरत, लेकिन ब्रेक के बाद सर बात एक औरत यहीं से आगे बढ़ा लें बात। वो कह रहे हैं फौरन आप बात अपनी आगे बढ़ा लीजिएगा ब्रेक के फौरन बाद। हमारे साथ ही है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस राउंड में हम क्विकली बात कर लेंगे। न्याज़ी साहब अपनी बात आप मुकम्मल कर लें, हमारे पास चंद मिनट हैं तो सबको थोड़ा टाइम मिल जाए। बस मैं एक ही वक्त कहना है कि मैं चूंकि वाक़या सुना रहा था उमर का, तो वो उन्हें एक और दूसरी बात कही कि एक औरत जो है मदीना से अकेली जवान औरत जेवरात से लदी पंदी मिस्र जाए और उससे उसको महफूज हो हर चीज उसको वायलेंस भी ना हो और उसको लूटा भी ना जाए। आप रियासत मदीना का नाम लेके आपने उसको अंडरमाइन किया है। देखिए ये मुनाफकत के साथ चीजें नहीं चल सकती। ये जो डबल स्टैंडर्ड दोगलापन, अब देखिए क्या उसके वज़ीर आज़म कैसे फेस करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि वो लोगों क्या करेंगे। वो कभी अपने आप से पूछेंगे या अपने आप से बात करेंगे कि मैं क्या कहता रहा हूं, हफ्ता पहले मैं क्या कह रहा था, मेरिट मैंने किस पे कहा था। आप इनकी लगाई पोस्टिंग के ऊपर जितने बंदे देख लें, यकीन जानो कि एक एक का मेरिट उठा के शौकत खाना बेचारी को चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल सुल्तान शरीफ आदमी है, आपने उठा के उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है। यानी कि आपके अंदर आप कहते हैं मैंने कभी अखबार पढ़ी नहीं की।
जुल्फी बुखारी आपके लेफ्ट में बैठे, कोई राइट में सर बैठे। ये तो फिर लंबी सर जी सर भट्टी साहब, अब देखें ये तो क्लेम जो है कि एक खातून अकेली चले, वो तो अब ख्वाब ही बन जाएगा। यानी मुल्ला उमर के दौर में अफगानिस्तान में ये क्लेम किया गया था कि खातून जाए अकेली, और वहां था अमन। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, मैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, हमारे मुल्क के काबिल एहतराम है, खुदा रसूल का वास्ता है वो रियासत मदीना का लफ्ज़ छोड़ दें, उनसे अच्छा नहीं लगता। मैं नहायत अदब एहतराम से कहता हूँ, नहायत अदब एहतराम से, वो जो कर रहे हैं ना, जिस तरह बंदे लगाए हैं, उनमें से एक बंदा बताए जो रियासत मदीना आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक सीरत के ऊपर थोड़ा सा चलने की कोशिश करता हो। मैं खुल के बोलूँगा नहीं, वरना अभी एक नाम लिया इन्होंने, मैं उसके बाद चले जी आप मदर साहब से ले रहा है। जी मदर भाई, फाइनली अब हमें इसको कंक्लूड करना है बहस को। हल क्या है पुलिस का? रिफॉर्म्स की तरफ तो चले ही नहीं एक कदम भी। देखिए इमरान, मुझे तो बच्चे का जो जहन है ना, जो उसके सामने जब कोई वाक़यात हो रहे होते हैं, आप कोई जुमले बच्चों के सामने बोल रहे होते हैं, वो उसको रजिस्टर्ड हो जाता है। मैं तो सिर्फ इस चीज़ को तसव्वुर करके कांप रहा हूँ कि उन बच्चों के सामने जब ये सब कुछ हो रहा होगा, आप यकीन जाने वो बच्चे जब बड़े होंगे तो इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कभी भी। वो उनके जहन में बैठ गया कि जो हुआ है, जाहिर है उस औरत की चीखें, वो सारा उसका रोना, और उसके बाद जब ये वाक़या हो गया तो अपने बच्चों को समेट के उनको लिपट के अपने साथ बैठाना, ये सब ऐसा वाक़या है जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म सिर्फ सोच लें, इस मुल्क के चीफ मिनिस्टर पंजाब सिर्फ सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि इसके बाद अगर आपने इन अफसरान को जिन्होंने कोताही की है, वो जिन्होंने रेप किया है, उनको तो आप निशाने इबरत बनाए ना बनाए, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने नेग्लिजेंस की है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, उसकी मदद को नहीं पहुंचे, जबकि आपको पता था कि वो इस इलाके में इस वक्त उसकी गाड़ी नहीं चल रही, वो अकेली है, बच्चों के साथ है, उसकी हेल्प जी मदर भाई, ठीक बात आप कर रहे हैं, और इसके बाद इससे आगे एक जुमला की गुंजाइश नहीं है। फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।